नमस्कार। सोमवार निफ्टी पर हमने क्या बात की, उसमें कितना परिवर्तन हुआ। आज क्लियरिंग है, कल हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो इस हफ्ते के बचे हुए 2 दिन में क्या संभावना है, उस पर हम बात करेंगे। 2 दिन में नया कुछ जियो पॉलिटिकल हुआ है क्या, एक नजर उस पे डालेंगे। और एक बात मैं अपनी कहना चाहता हूं, एक इंटरव्यू आया है मंगलवार को, 2 मिनट हम उस पे भी बात करेंगे। कम भी बोल सकता हूं या 3 मिनट भी बोल सकता हूं। ये आज की हेडलाइन समझ लीजिए। इन दोनों तीनों चीजों को डिस्कस करने में 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट जो लगता है वो लग सकता है। पहला, जियो पॉलिटिकल कुछ भी हुआ है क्या, तो मेरी रिपोर्ट मैं जितना कल तक समझा हूं, परसों रात से लेके कल शाम तक, ऐसा कुछ भी जियो पॉलिटिकल कोई भी वर्ल्ड के किसी लीडर से कहीं से कोई स्टेटमेंट नहीं है। और अभी देखिए, अगर हम जियो पॉलिटिकल बात करें ना, तो हमारे सामने सिर्फ 4 या 5 कंट्री आती है और 4 या 5 उनके नेताओं के बयान आते हैं। इसमें अगर मैं हमारे एशियन साइड से शुरू करूं, तो फर्स्ट तो जियो पॉलिटिकल में हम इंडिया को भी ले सकते हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम ले तो हम चाइना की बात कर सकते हैं, वहां के लीडर जिनपिंग की बात कर सकते हैं। चाइना से रोज कोई ना कोई खबर आ रही है, एक दिन 2 दिन में। उसके बाद हम थोड़ा और आगे की तरफ बढ़े तो नॉर्थ कोरिया, वहां से भी कुछ न कुछ स्टेटमेंट आते हैं। उससे और आगे बढ़े तो अमेरिका, जहां से तो रोज कुछ न कुछ खबर आएगी, और अभी 20 तारीख तक तो आना जरूरी भी है। थोड़ा हम इधर आ जाए मिडिल ईस्ट, तो मेरे को लगता है ये मामला अब काफी हद तक पुराना, और जो चीज पुरानी हो जाती है, जिसकी चर्चाएं बंद हो जाती है, वो हमारे दिमाग से भी बाहर हो जाता है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मेमोरी बॉक्स फुल हो जाता है या वो ऑटो डिलीट हो जाता है। तो अभी मिडिल ईस्ट की तरफ की हम बात करें तो इजराइल, हमास, सीरिया वीरिया, ये सब बातें, अब इनके बारे में कोई बात न करना चाहता है, न सुनना चाहता है, न बातें होती है, वो रोज की रूटीन हो गई। इसके बाद एक पुराना मैटर बचता है, वो बचता है रसिया और यूक्रेन। वो भी देखिए काफी पुराना हो गया। यूक्रेन की अब कोई वैल्यू कोई लगाता नहीं है। आप पुतिन साहब बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट देते हैं, तो मेरे को लगता है अब पूरे वर्ल्ड के मार्केट में, और पूरा वर्ल्ड जितना मैं समझता हूं, अब पुतिन साहब के स्टेटमेंट पे भी कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता है। ये सारा वर्ल्ड का एक पार्ट या 2 पार्ट या 3 पार्ट की बात कर लिया। इसके बाद में अगर चौथे पार्ट की, ये सब मैं अपने अपने हिसाब से पार्टीशन कर रखा हूं। अब जो मेरे पास फाइनल पार्टीशन या फाइनल पार्ट आता है, वो आता है यूरोपियन कंट्री का। और जैसा कि देखिए, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यूरोपियन कंट्री वाले बहुत पढ़े लिखे होते हैं। अब यूरोपियन में कितनी कंट्री आती है आप जोड़ लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, लंदन, इटली, और वहाँ क्या क्या कितनी कंट्रियां वहाँ पर हैं। उन सब के बारे में अगर आप शांति से आंख बंद करके थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे, तो आपको लगेगा पिछले 2, ढाई, 3 साल में किसी भी यूरोपियन कंट्री के चीफ का कोई स्टेटमेंट नहीं है। किसी यूरोपियन कंट्री में कुछ हो रहा है,
इसकी भी कहीं चर्चा नहीं है। सारे यूरोपियन के, अब पता नहीं वहाँ 20 कंट्री है कि 50 है कि 2 है कि 15 है, मैं नहीं जानता। नाम जेहन में जब आते हैं तो एकदम लगता है उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। रसिया और यूक्रेन लड़े, उसमें एक आध कोई यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए कभी कुछ बात कर देता है। अमेरिका में ट्रम्प आए, बिडेन जाए, अमेरिका का डॉलर गिरे, वहां कुछ भी इन्फ्लेशन हो, फेड की रेट घटे, फेड की रेट बढ़े, उनको कोई मतलब नहीं है। कोरिया के जनाब कुछ भी बोल दें, कोई मतलब नहीं है। एशिया में क्या हो रहा है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप देखिए वो जो भी यूरोपियन की 20, 25, 30, 5, 10, कितने शांति से वो लोग अपनी जिंदगी और अपने देश को चला रहे हैं। तकलीफ भी है तो उनकी अपनी है, उनका कहीं रोना धोना गाना बजाना कुछ नहीं है, न किसी दुनिया को उनसे मतलब है। वो इतना जाहिर ही नहीं करते होंगे। तो ये कुछ सभ्य लोगों की निशानी भी होती है। बाद में वहां क्या होगा पता नहीं। आप खुद में देखिएगा, किसी यूरोपियन कंट्री का नाम किसी कंट्रोवर्सी में कि वहां इन्फ्लेशन बढ़ गया, रेट बढ़ गई, वहां इंपोर्ट घट गया, व्यापार घट गया, स्ट्राइक हो गई, मारपीट हो गई, वहां के नेता बदल गए, कुछ नहीं। नेता बदलते भी हैं, नेता आते भी हैं, नेता जाते भी हैं। मैं तो पिछले 2-2.5 साल में यूरोपियन कंट्री के बारे में कुछ नहीं सुना। जितनी बातें आती है अमेरिका, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। और हमारे इंडिया में तो हम हैं, तो हमको सब चीजों को यहां समझना ही पड़ेगा। तो जियो पॉलिटिकल अभी ये सब जो चल रहा है, मेरे को नहीं लगता है 20 जनवरी तक इसमें कुछ भी चेंज होगा। अचानक कुछ हो जाए तो अलग बात है, पुतिन अंकल कुछ भी कर सकते हैं, कोरिया वाले भाईजान कुछ भी कर सकते हैं, चाइना वाले कर सकते हैं, और हम इंडिया वाले तो इंडिया वाले ही हैं। तो ये अलग बात है। नहीं तो सारी दुनिया की जितनी रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूं, 20 जनवरी पर सबकी नजर है। ऐसा लगता है 20 जनवरी को या तो कोई बहुत बड़ा विस्फोट होगा, या कोई 20 जनवरी को जिन से, जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, चिराग से जिन निकलेगा या बोतल से जिन निकलेगा, पता नहीं ट्रम्प साहब क्या क्या घुमाएंगे। सारी नजर वहां पर है। तो अब ये जो 20-25 दिन जियो पॉलिटिकल में, मेरे को कुछ नहीं लगता ऐसा होगा। ये एक बात खत्म। आज ये एक इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। मैं जिन 10-5 इस बाजार के वेटरन का, या इस बाजार में जिन लोगों ने नाम कमाया है, जिनकी साख पर कोई बच्चा नहीं है और जो बहुत फेयर बात करते हैं, उनमें से एक नाम है बल्लभ जी भंसाली। बहुत कम मीडिया में आते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, और उनकी बातों से कुछ न कुछ अगर कोई चाहेगा तो उनकी हर बात में कुछ न कुछ संदेश हमारे जैसे आदमियों को सीखने के लिए भी मिलता है। उनका जो इंटरव्यू है, मैं उसका कोई विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। आप लोग आराम से जाके सुनिए। 25 के लिए उन्होंने क्या क्या बातें जियो पॉलिटिकल इंडिया सब लेकर के कही है। उसमें मैं जितने अपने मतलब से ले पाया मैं लिया हूं, लेकिन मैं जो आज आपके सामने रखना चाहता हूं, आप 300 लोगों के सामने कोई बहुत असर नहीं होगा। मैं जानता हूं मेरे वीडियो आप लोग कोई फॉरवर्ड भी नहीं करते हो। आप लोगों को भी कोई मतलब नहीं है, ये साला प्रदीप सुरेखा 7 बजे आता है, बोलता है निफ्टी के लेवल दे दिया तो ले लो, स्टॉक तो बोलता ही नहीं है, छोड़ दो, पागल है, कई लोग समझते होंगे। लेकिन ध्यान से समझिए, मैं जो बोलता हूं बार बार, किसी दिन आपको भी अपने चौराहे पर खड़ा होकर चिल्लाना पड़ेगा। मैं तो पिछले कई दिनों से बहुत चिल्लाया और चिल्ला के सफल भी हो गया। अब मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे पास अपने व्यापार करने का आ गया सिस्टम। मैं अपना व्यापार
पूरे कंप्लायंसेस के हिसाब से डरते डरते करता हूं। नहीं तो सिस्टम तो अभी भी कल परसों पढ़ रहा था, किसी रिसर्च एनालिस्ट पर 2 लाख की पेनल्टी लगा दी है। अब वो बेचारे से कोई भूल चूक हुई होगी, क्या इंटेंशन था क्या नहीं था, उसने अपने साइट पे ये लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया, 2 लाख पेनल्टी। तो अब हम लिखने के पहले कितने वर्ड पर ध्यान देंगे कि हम अपने काम पर ध्यान देंगे, ये कोई नहीं सुनेगा। ये मैं पहले भी बोलते रह गया, फिर कोई चिल्लाएगा, फिर कोई सुनेगा तो देखा जाएगा। लेकिन यही सिस्टम की पीड़ा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहली बार, हो सकता है मेरी मेमोरी कमजोर हो, मैंने अपने 23 साल के कैरियर में वल्लभ भंसाली जी के मुंह से पहली बार सिस्टम के लिए कुछ बोलते हुए सुना, और वो भी बड़ी पीड़ा और दुखी मन से सुना। उन्होंने कहा इतने कंप्लायंसेस, उन्होंने शायद एक वर्ड दिया है, 45,000 कंप्लायंसेस कंपनियों पर हैं हमारे देश में, ये क्या होगा। मतलब इन कंप्लायंसेस को लेकर के अब वल्लभ भंसाली जी को भी तकलीफ महसूस हो रही है। उन्होंने जीएसटी के कंप्लायंसेस पे भी बोला, कंपनियों के कंप्लायंसेस पे भी बोला। ये एक बात मैं गलत हो सकता हूं? मैंने जो अपना एक व्यू बनाया कि इन कंप्लायंसेस पे शायद वो पहली बार गवर्नमेंट को आईना दिखा रहे हैं, ये आईना मैं कई साल से दिखा रहा हूं, और आगे आने वाले समय में मैं दावा करता हूं आपको भी इसके लिए चिल्लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप अछूते हैं, कल आपकी दुकान पर आएगा, आपके व्यापार पर आएगा, सब आपको पता चलेगा कि क्या होता। आज एक छोटा सा पॉपकॉर्न बेचने वाले पर भी आ गया ना। अब वो बेचारा शाम तक 2,000, 5,000, 1,000 का पॉपकॉर्न बेचेगा कि वो 3 कैटेगरी में कौन सा पॉपकॉर्न बिका और उस पर क्या जीएसटी और उस पर क्या सीएसटी आ गया ना। अब ये पूछता हूं, ये पॉपकॉर्न तो सड़क पे रेहड़ी पर रेहड़ी वाले बेचते हैं, चौराहे चौराहे पर। वो तो अपनी कढ़ाई में तल के, कढ़ाई में करके वो तो बेच देते हैं, उनका क्या होगा। तो ये जो हमारे यहां हो रहा है ना, ये बहुत कुछ मुश्किल में डालने वाला और तरक्की को रोकने वाला काम हो रहा है। मैं आपका एक लाइसेंस भी ले लिया, अब काम करने दीजिए ना। आप ये देखिए, मैं अपने क्लाइंट को कोई फॉल्स प्रोडक्ट बेच रहा हूं, कोई फॉल्स बातें उनके साथ कर रहा हूं, उनको मैं ठग रहा हूं, उनको मैं बेवकूफ बना रहा हूं। कितनी तकलीफ हो रही है काम करने में, कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो कर रहे हैं उन्हीं को मालूम है। इसमें से आ गया ना अब एक भाई साहब पे 2 लाख, एक यूट्यूबर पर 9.5 करोड़। तो ऐसे डर डर के माहौल में नहीं मरने वाला आदमी भी डर से मर जाएगा। और ये कहावत भी है, जो डर गया वो मर गया। तो आप डरा रहे हो, हम नहीं भी डरे तो आप डरा रहे हो और हमको ले जा रहे हो किस तरफ। ये वल्लभ जी की बातें हो गई। आ जाइए दोस्तों फाइनली निफ्टी पर। मैं अब यहां से लेके सोमवार तक, यानी कि आज और कल, कोई फ्रेश कॉल न फ्यूचर की न कैश स्टॉक की अपने कोई क्लाइंट को भेज रहा हूं। इन दिनों में दिसंबर में बहुत अच्छी अच्छी कॉल मैंने दे दी। नहीं भेज रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैंने दे दी तो और नहीं दूंगा। मेरे को अब ऐसा कोई मौका दिख नहीं रहा है। आज क्लियरिंग है, रोल ओवर के डेटा वगैरह लेता हूं, कल का मार्केट देखता हूं। कैश में ये बोल देता हूं कि पिछले 5-7 दिन का स्क्रीन का एक्शन एक बात तो बहुत क्लियरली बता रहा है कि बाजार के लिए ऊपर टिकना मुश्किल है, जो आपका ये प्रदीप सुरेका 9 दिसंबर से बोल रहा है। रिजल्ट आपके सामने है।
अभी और जो मैं स्क्रीन देख रहा हूं उसमें यही लग रहा है ऊपर टिकने के लिए बाजार को बहुत दिक्कत आएगी या बहुत अच्छी कोई खबर नहीं आएगी। नीचे की बातें मैं लेबल टू लेबल कर रहा हूं। सोमवार को आपको ऊपर का लेबल दिया था कि 700 के ऊपर ऊपर हम रहेंगे तो 930 ये आपको दिया था दोस्तों। और ये कहा था कि बीच में एक लेबल मेरा और है जो मेरे पेड क्लाइंट के पास, वो लेबल था 23,815। अब आप देख लीजिए 23,815 के ऊपर निफ्टी करीब करीब 55 पॉइंट गई है दोनों दिनों में। 870 868 का हाई लगा है, 55 पॉइंट करीब करीब। और 930 से 60 पॉइंट नीचे 930 तक नहीं जा सकी। 700 के ऊपर ऊपर रही, 815 के ऊपर रही तो 50 ऊपर गई, ऊपर वाले से 60 नीचे आई। ये एक यूनिक चार्ट का तरीका और ये लेवल निकालने का तरीका आपके इस प्रदीप सुरेखा के पास ही है, जो मैं शायद ये दावा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हर आदमी इसको नहीं पकड़ पाएगा। ये 23 साल की मेरी अलग से मेहनत है। तो देखिए अब बहुत क्लियर है, सोमवार के लेवल में 23,700 के ऊपर हम रहेंगे। तो आज अब बीच वाला लेवल आपको भी दे रहा हूं, 23,815 और 23,930। और अब इस 930 को कोई टेक्निकल, कोई जानकार, कोई सर्टिफिकेट, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। 23,870 का डबल टॉप चार्ट पर स्टेब्लिश्ड है। तो अब मैं 930 को घसका के 870 भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 930 भी रहने दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों 23,730, 700 के ऊपर ऊपर 930 वाली रेंज नहीं पार हुई। नीचे 700 के नीचे बाजार दोनों दिन गया, लेकिन दोनों दिन ही बाजार नीचे जाकर ऊपर आ गया और 700 के ऊपर क्लोजिंग ले लिया। पहले दिन बाजार 700 के नीचे गया 647, दूसरे दिन गया तो 685। तो अब अगर आप लेंगे तो ये 2 दिन का व्यू ले लीजिए, तो आपके पास नीचे 650, ऊपर 850, ये 2 दिन है। आज बृहस्पतिवार है, इसके 15 दिन पहले का बृहस्पतिवार, 7 दिन पहले का शुक्रवार, कहीं वही हिस्ट्री आज रिपीट हो सकती है क्या? संभावना है, हो सकती है, ऑपरेटर कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं आज मैं कोई कॉल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं डरता हूं। थर्सडे है, वो हेज फंड, फलाना फंड, ढिमकाना फंड, कौन कौन कहां से कहां 600 ऊपर ले जाएगा कि 700 नीचे लाएगा कि निफ्टी को यहीं रख देगा। तो आज के दिन कोई भी लेवल एडवांस में बात करना मैं उचित नहीं समझ रहा हूं। इसीलिए न मैं कोई स्टॉक की बात कर रहा हूं, न कुछ और कर रहा हूं। अब आ जाइए दोस्तों, फाइनल एक रेसिस्टेंस मैं आपको दे देता हूं। जब तक निफ्टी, ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, जब तक निफ्टी 24,075 या इसको आप राउंड फिगर कर लीजिए 24,100, इसके ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलती है, अभी हम बंद है 24,727 पर, ये ऊपर का लेवल जब तक हम बहुत अच्छे तरीके से तोड़ के नहीं जाते हैं, तब तक अब भी नहीं लगता है कि बाजार में इसके ऊपर की कोई भी बात करनी चाहिए नियर टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो आप 27,000 कर दीजिए, 2 साल में 32,000 कर दीजिए, 3 साल में 37,000 कर दीजिए, वो अलग अलग बातें हैं। नियर टर्म में 24,075 और 24,100, इसके ऊपर चलेगा तो बात करेंगे। मैं इस हफ्ते के लिए 930 ही रखा हूं, आपको मिल गया होगा 930 के ऊपर का लेवल। अब बाकी बातें सोमवार को करेंगे। हाँ, जहां तक अब कैश स्टॉक और पैसा लगाने की बात है दोस्तों, मैं पिछले 10-12 दिन का सारा सेटअप
जिस नजरिए से मैं देखता हूं वो सारा देखते हुए मेरे को लगता है जो लोग बाजार में अभी अच्छी तरीके से इन्वेस्टेड हैं और कैश की मात्रा कम है, ध्यान से सुनिएगा, जो अच्छे से अभी तक इन्वेस्टेड हैं और अब कैश कम है, उनको बाजार से मुंह मोड़ लेना चाहिए। उनको अब बाजार में नया पैसा अब भी नहीं लगाना चाहिए, ये मेरा व्यू है। क्योंकि कैश की मात्रा अगर कम है तो पहला आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि कुछ कैश के लेवल को आप बढ़ा लीजिए। कर सकते हैं, ये मेरी राय है। दूसरा, मैं इसके उलट ओपिनियन दे रहा हूं, जिनका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, कैश का लेवल बहुत ऊपर है, उनको थोड़ा सा नजरिया टाइम वाइज बड़ा करके, स्टॉक वाइज उनके व्यापार को समझते हुए, जनवरी की अर्निंग का एक्सपेक्टेशन करते हुए या जनवरी की अर्निंग को देखकर उनको नया पैसा लगाना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपको यह लगता है इस कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, ऐसा कोई एडवाइजर आपके पास है, आप खुद समझते हैं कि इसका दिसंबर का रिजल्ट अच्छा आ सकता है, वैसी कंपनियों में थोड़ा लंबा नजरिया लेके, सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट कम कैश लेवल ऊपर है, तो उनको ये काम करना चाहिए। जिनका इन्वेस्टमेंट ऊपर कैश लेवल नीचे है, उनको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट निकाल लेना चाहिए या पोर्टफोलियो को चर्न करने की चेष्टा करनी चाहिए। भले ही आप एक निकाल के दूसरा ले लो, लेकिन कम अगर कैश है तो उसको होल्ड करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। अब देखते हैं दोस्तों, यहां से लेकर 10 तारीख तक तो मेरे को लगता है हम ऐसे ही घूमते फिरते ऊपर नीचे, ऑपरेटर, प्रमोटर, हेज फंड, फलाना फंड जैसे नचाएगा हम नाचेंगे। 10 तारीख के बाद रिजल्ट नचाएंगे, 20 तारीख के बाद ट्रंप अंकल नचाएंगे, 1 तारीख को फिर पूरा पिटारा बहुत बड़ा सालाना इवेंट हमारे सामने आ जाएगा, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का बजट होगा। तो यहां से हर 10-10-10, पहला 10 तो कुछ होने की मेरे को नहीं लगता है, दूसरे 10 में रिजल्ट डिसाइड करना शुरू करेंगे, तीसरे में ट्रंप साहब और चौथे में निर्मला ताई या निर्मला मैडम। इन सब पे नजर रखते हुए आप क्या क्या कर सकते हैं करिए दोस्तों। मैं अब कोई और लेवल की बात ना आज कर रहा हूं, ना कल करूंगा, ना कोई ट्रेडिंग कॉल मैं जनरेट करने की चेष्टा भी कर रहा हूं। अब ये सारे चीज को देखते हुए मैं फिर 2 दिन की छुट्टी में अपनी पूरी रिसर्च का फोकस जैसे मैं करता हूं करने के बाद सोमवार से मेरे को क्या करना, मेरे क्लाइंट का क्लासिफिकेशन भी इसी रूप से होगा। जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो गए उनको तो यही बोलूंगा, भैया आपको लगाना है लगा लो, नहीं तो मत लगाओ। जिनके पास कैश ज्यादा है उनको बोलूंगा भैया लगा लो, और बाकी अपनी अपनी मर्जी है। मैं तो स्टॉक दूंगा, लगाना नहीं लगाना, स्टॉक से निकलना नहीं निकलना, ये हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा। आज मैं अपनी तरफ से बहुत साधारण तरीके में अपनी बात रखा हूं, आप लोग कैसे कैसे लेंगे उस तरीके से लीजिएगा। धन्यवाद।